उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल दिनांक 24 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसके बाद से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आयोग ने क्या कुछ फैसले लिए गए उसके बारे में बताया है। टीजीटी की परीक्षा तिथि आने वाले एक सप्ताह में घोषित कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ विज्ञापन संख्या 51 जो कि सहायक आचार्य के पद के लिए था का मूल्यांकन संबंधी कार्य दिनांक 28 जुलाई से आयोग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया है तथा आयोग एवं संबंधित विभाग तथा एनआईसी के मध्य ई अध्याचन के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 25 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे एक बैठक माननीय अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में आहूत की जाएगी। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा है उसके अंतर्गत ई अध्याचन का प्रारूप जो फॉर्मेट है वो मिल चुका है और उसको फाइनल रूप देने के लिए आज दिनांक 25 जुलाई 2025 को फिर से बैठक होने वाली है। इसकी वजह से टीजीटी पीजीटी की जो बड़ी वैकेंसी है वो होल्ड पर रखी गई है। जैसे ही ये अध्याचन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद से अध्याचन लिए जाएंगे और पद विज्ञापित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ बड़ी जो यूपी टेट को लेकर के 3-4 साल से आवेदन नहीं लिए गए हैं इसी नए आयोग के चक्कर में, वो यूपी टेट भी जल्द से जल्द आयोजित होगी। इसके संबंध में चौथा नंबर पॉइंट दे सकते हैं, आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2022 में अंतिम बार टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था एडेड विद्यालयों में। अब ई अध्याचन का प्रारूप कंप्लीट होने के बाद से लगभग 30,000 पद बताए जा रहे हैं जो कि खाली हैं टीजीटी पीजीटी के एडेड विद्यालयों में, जिसमें से लगभग 24,000 पद जो हैं वो टीजीटी के हैं और लगभग 6,000 पद जो हैं वो पीजीटी के लिए हैं। और इन पदों पर बीएड अभ्यर्थी ही केवल एलिजिबल होगा, चाहे टीजीटी की बात कर लीजिए या फिर पीजीटी की बात कर लीजिए। पहले उत्तर प्रदेश में पीजीटी पोस्ट के लिए केवल पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता था, बीएड अधिमानी आहर्ता हुआ करता था, वहाँ पर अनिवार्य नहीं हुआ करता था। लेकिन नियमावली में बदलाव किया गया और अब पीजीटी पोस्ट के लिए भी जो बीएड है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट वाले बंदे जो होंगे वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए लगभग 30,000 पदों पर ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ई अध्याचन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और उसी की वजह से ये भर्ती पूरी रुकी हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के निशाने पर था क्योंकि अभ्यर्थी लगातार परेशान है। आयोग के गठन होने के बाद से, सदस्यों का चयन होने के बाद से अभी तक कोई भी बड़ी भर्ती का परीक्षा नहीं हो पाया। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती की परीक्षा का आयोजन जरूर हुआ है लेकिन वो भी विवादों के घेरे में फंसा हुआ था। उसके बाद से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो है वो कई बार स्थगित कर दी गई है आयोग के द्वारा। उसके बाद से अभ्यर्थी लगातार परेशान थे और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मांग ये थी कि एटलीस्ट आप एक डेट बता दीजिए जिससे अभ्यर्थी शांत मन से अपनी पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान थे कि कब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहां पर आयोग बार बार ई अध्याचन का नाम लेकर के अपने हाथ खड़े कर दे रहा था कि हमें अध्याचन नहीं मिल पा रहा है, प्रारूप तय नहीं है, इस वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसी के क्रम में कल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आयोग ने ये सूचित किया है कि टीजीटी की जो परीक्षा होगी वो आने वाले एक सप्ताह में इसकी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। तो जो भी बीएड अभ्यर्थी 2022 वाली टीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन किए हुए हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण खबर है, आने वाले एक हफ्ते में ही आपके परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर का मामला माननीय हाईकोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल मामले की सुनवाई हो रही थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में केस को सुनने से इनकार कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब तक मामला डबल बेंच में लिस्टेड है माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश की, तब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को नहीं सुना जाएगा। मतलब कि किसी भी केस के लिए एक प्रक्रिया होती है, चरण दर चरण केस आगे बढ़ता है। जैसे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। चूंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच में ऑलरेडी मामला चल रहा है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां से मामला निस्तारित होने के बाद ही हम इस मामले को सुनेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्कूलों के विलय मामले में सुनवाई से सुप्रीम इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की ओर से सैकड़ों सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को वहां जाना चाहिए। जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया था कि सरकार इस कदम से हजारों छात्रों
को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए सैकड़ों स्कूलों के विलय के फैसले को हरी झंडी दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल ही के दिन भी माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच में मामला सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था। तो हाईकोर्ट की डबल बेंच में लगातार 3 दिन से सुनवाई चल रही थी और कल के डेट का कोर्ट ऑर्डर भी अपलोड कर दिया गया। आप अपने स्क्रीन पर कोर्ट ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर माननीय डबल बेंच ने कुछ खामियां पाई जो कि सिंगल बेंच के जजमेंट से पहले जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया था उसमें कुछ कमियां थी, जिसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम फिर से अपना आंसर काउंटर फाइल करना चाहते हैं। और उसके बाद से जो पिटिशनर्स थे, मतलब जो याचिकाकर्ता थे, उनके एडवोकेट ने कहा कि सरकार के इस हलफनामे का जवाब देने के लिए हमें समय चाहिए और इसी वजह से समय देते हुए अब इस केस को आगे लिस्ट कर दिया गया है दिनांक 21 अगस्त 2025 के लिए। और तब तक जो सीतापुर का ये मामला था, तो सीतापुर में स्टेटस क्वो किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि जिन भी विद्यालयों का मर्जर हो चुका है वो वहीं पर रुका रहेगा। जिन विद्यालयों का मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन विद्यालय भी शिफ्ट नहीं हुए थे, तो वो विद्यालय शिफ्ट नहीं होंगे, बल्कि जिस विद्यालय में पढ़ाई चल रही है उसी विद्यालय में पढ़ाई चलती रहेगी। और मर्जर को लेकर के कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है इस मामले की जब तक सुनवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट हो सकता है कि क्या ये मामला केवल सीतापुर तक सीमित होगा। देखिए, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का जो पत्र था उस पत्र को भी चैलेंज किया गया, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश दिया था स्कूलों के मर्जर को लेकर के। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये जजमेंट जो है वो सीतापुर के लिए है, लेकिन चूंकि उस पत्र को चैलेंज किया गया है जिसके बेस पर अन्य जिलों में भी ये प्रक्रिया चल रही थी, तो राज्य सरकार के फैसले को भी गहनता से अध्ययन किया जाता है। जो वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, तो उन्हें भी ये बात पता होगी कि चूंकि इसमें इस पत्र को भी चैलेंज किया गया है, जिसकी वजह से अन्य जिलों में भी ये मामला गंभीर हो सकता है। और अगर अन्य जिलों से भी ये मामला हाईकोर्ट में चला गया तो हाईकोर्ट इसी जजमेंट के आधार पर उस पर भी सेम स्टेटस के आधार पर रोक लगा देगी। इस वजह से अभी 21 अगस्त तक जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक स्टेट गवर्नमेंट भी शायद कोई एक्शन ना ले। तो अभी तक जिन विद्यालयों का मर्जर हुआ है, 10,827 ऐसे विद्यालय हैं जिनका मर्जर हो चुका है, तो जैसी जहां की स्थिति बनी है वैसी रहेगी जब तक कि हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा अंतिम रूप से फैसला सुरक्षित करके फैसला सुना नहीं दिया जाता। अगर यहां से भी पिटिशनर संतुष्ट नहीं होते हैं, उसके बाद पिटिशनर के पास ऑप्शन रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आइएगा। इसके संबंध में कुछ मीडिया कवरेज भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीतापुर में स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई रोक। 100 से अधिक बच्चों वाली स्कूलों का भी विलय किया गया था। मामला ये था कि एक्चुअली में कुछ ऐसे विद्यालय थे जहां पर 100 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड थे, बावजूद इसके उनका विलय किया जा रहा था। जब मामला प्रकाश में आया तो वहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी थे और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, उनका कहना यह था कि गलती से ये पत्र जारी हो गया। अब सोचिए, इतना बड़ा एक्शन हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और गलती से ये चीज़ें पत्र इस तरीके से आधिकारिक पत्र जारी हो जा रही हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो विवादों के घेरे में बसा हुआ है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बातें थी केवल 50 से कम बच्चे वाले विद्यालयों को मर्ज करने के लिए, लेकिन ऐसे विद्यालयों को भी मर्ज करने के आदेश दे दिए गए जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हलफनामा में कुछ सुधार किया जाएगा और उसका पिटिशनर्स के द्वारा फिर आंसर काउंटर फाइल करने के लिए समय दिया गया और अब मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होने जा रही है। इससे पहले जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो वहाँ पर राज्य सरकार ने जो कारण बताया कि क्यों स्कूलों को मर्जर करने की जरूरत पड़ रही है, इसमें उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही थी कि अगर एक विद्यालय में 10 बच्चे हैं, अगर उनको दूसरे परिवेश में भेज करके ज़्यादा अच्छा माहौल मिल रहा है तो ये कहीं से भी उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो सरकारी वकील थे उन्होंने जो शिक्षक होते हैं उनको भी घेरने की कोशिश की थी कि प्रॉक्सी टीचर्स स्कूल ही नहीं जाते हैं, बल्कि शिक्षकों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया था और ये भी कहा गया था कि शिक्षक अपनी जगह पर दूसरे शिक्षकों को स्कूल भेज देते हैं। तो इस प्रकार का कोई आधिकारिक डेटा है या नहीं, इस पर जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उन्होंने कड़ी टिप्पणी दर्ज की थी कि बिना किसी ऑन रिकॉर्ड के
बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप कुछ भी नहीं बोल सकते, शिक्षकों के मान के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। तो वहाँ पर सरकारी वकील से पूछा गया क्या इसके अगेंस्ट में आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सोच लीजिए किस हद तक शिक्षकों को बदनाम या फिर अपमानित किया जा रहा है कोर्ट में कि शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से विद्यालय मर्जर की स्थिति आई है। नो डाउट लगभग 20 से 30% शिक्षक ऐसे जरूर होंगे जो कि पूरी निष्ठा के साथ अपने जो उनका दायित्व है उसको पूर्ण नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 70% से ज़्यादा टीचर ऐसे जरूर होंगे जो कि पूरी कर्तव्य निष्ठा और पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो केवल 20-30% टीचर की वजह से पूरे शिक्षा विभाग के शिक्षकों को इस तरीके से कोर्ट में बदनाम करना कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, इनकी वजह से विद्यालय मर्जर होने की स्थिति में आ गई है, ये पूरी तरीके से गलत है और निश्चित तौर पर इसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के द्वारा भी, क्योंकि आज हाईकोर्ट में इस तरह की बातें की हो रही हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि शिक्षक की जो सैलरी मिल रही है वो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के जो नेता हैं उनकी आंखों में खटक रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो कई नेता सोशल मीडिया के माध्यम से खुला इसका विरोध कर चुके हैं कि शिक्षकों को इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है, बावजूद इसके वो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, इस वजह से स्कूल मर्जर की स्थिति आ चुकी है। क्या केवल यही एकमात्र कारण है? शिक्षकों की सैलरी तो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी थी, बावजूद इसके वहाँ पर प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा था सरकारी विद्यालय। आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर कोई सुधार नहीं करेंगे, आज कितना भी गरीब से गरीब परिवार क्यों ना हो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि सरकारी विद्यालयों में उस तरीके का माहौल नहीं है। आप सरकारी विद्यालयों में जाकर के देखिए, कहीं पर बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं पर शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर नीचे चटाई पर बैठ करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं पर चबूतरे पर बैठ करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में कौन माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजने की कोशिश करेगा? आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करिए, शिक्षकों की जिम्मेदारी तो कम करिए, आप उनको शिक्षा कार्य के अलावा इतनी ज़्यादा आप उनसे कार्य लेते हैं कि शिक्षा कार्य के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता है। 50 तरीके के आप रजिस्टर तैयार करवाते हैं, उसमें भी आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षण कार्य भी उससे प्रभावित ना हो। ये कहीं ना कहीं आत्मचिंतन का विषय है सरकार के लिए भी और शिक्षा विभाग के लिए भी कि आखिर इतने बड़े स्तर पर स्कूलों को मर्जर करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्योंकि अगर आप 2016-17 से अब तक का डेटा देखेंगे, यूडाइस के डेटा के हिसाब से लगभग 26-27 हज़ार विद्यालय ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो प्रक्रिया चल रही है इससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय है। और अगर आप शिक्षा नीति की बात करेंगे तो शिक्षा नीति में ये बातें जरूर मेंशन की गई हैं कि संसाधनों का यूज किया जा सकता है स्कूलों के पेयरिंग के माध्यम से, और उसमें ये भी बात मेंशन की गई है कि सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों में भी पेयर किया जा सकता है। तो क्या ये धीरे धीरे करके ऐसे विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा? क्या पूरी तरीके से सरकारी विद्यालयों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा? ये भी एक गंभीर विषय है, इसलिए समय है, सचेत हो जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।